तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी 2025 है की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के हम आ गए हैं। इससे पहले सभी सब्जेक्ट के दो प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं यूट्यूब पर। आज से सभी सब्जेक्ट का तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, जिसका आपका पहला नंबर लगा है पोषण एवं स्वास्थ्य का। तो पोषण एवं स्वास्थ्य जो कि 55 नंबर का आपका आने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि जितनी भी क्लास हैं वो जैसे ही हम अपलोड करें तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है क्लास तुरंत अप्रोच कर सकें, तुरंत क्लास को देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें, सभी आपके एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए सुपर नोट्स जो हैं वो बन चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के बन चुके हैं। एक सब्जेक्ट का अगर आप लेना चाहते हैं तो 39 रुपये एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चारों सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ में लेना चाहते हैं तो मात्र 128 रुपये में आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इसी पर आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसका हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। उसके बाद में सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंदर मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, एक्ट वगैरह है, योजनाएं हैं, बाल संरक्षण आयोग क्या है, महिला आयोग क्या है, इन सब को हमने पीडीएफ में कवर किया है, जो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास भी कह सकते हैं, तो शिशु देखभाल की भी हमने आपको 2 नोट्स दी हैं। कुल मिलाकर के आपको 18 नोट्स दी जाएंगी। इन 18 नोट्स में आपका कंप्लीट महिला एवं बाल विकास के द्वारा ये जो भर्ती निकली महिला सुपरवाइजर का कंप्लीट सिलेबस आपको 18 जो है पीडीएफ में कवर किया गया है। ठीक है, बाल विकास की 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी। उसके बाद में मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, तो प्रबंधकीय कौशल का भी कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं एक साथ में अगर आप लेते हैं तो मात्र 128 रुपये में यह आपको मिल जाएंगे, और सिंगल सिंगल लेते हैं तो एक सब्जेक्ट 39 रुपये का आपको पड़ने वाला। ठीक है, तो सब लोग अपने नोट्स मंगा लीजिए। नोट्स से आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और यूट्यूब पर हम डेली आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यू की। तो इस तरह से एमसीक्यू प्लस सिलेबस और आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो है एग्ज़ाम देने जाएंगे और अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे, जो 660 सीट यहाँ पर निकली है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला पर्यवेक्षक की भर्ती में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें, ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे। इसके लिए आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, और इस पर आपको 128 रुपये का मात्र पेमेंट करना है। 128 रुपये का पेमेंट करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। नीचे लिख देना महिला पर्यवेक्षक कंप्लीट नोट्स 4 सब्जेक्ट, तो आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। कल लगभग 10 से 12 लोगों ने इसी तरह से नोट्स मंगाए हैं। 3 स्टेप में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। कुछ करना नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचना है, इस पर 128 का पेमेंट करना है, और तीसरा स्टेप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना है। चौथे स्टेप में आपके पास में सीधे नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, ना तो ज़्यादा बात करने का समय आपके पास में है और ना ज़्यादा बात करने का समय हमारी टीम के पास में रहता है। ठीक है, तुरंत पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही दिए जाएंगे, आपके घर पर नहीं पहुँचाए जाएंगे। ये जरूर ध्यान से सुन लीजिए, आपके घर पर नोट्स नहीं पहुँचेंगे, व्हाट्सएप पर तुरंत नोट्स पहुँचेंगे। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने हमारे पास अलग अलग एकेडमी के स्क्रीनशॉट भेजे कि सर इन्होंने हमसे 390 जमा करवा लिए, 399 जमा करवा लिए, 800 जमा करवा लिए, नोट्स अभी तक हमारे घर पर नहीं आए हैं। तो हमने ये घर वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। भैया अपना 128 रुपये पे करो और तुरंत अपने नोट्स लो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको नोट्स आपके तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अपन सीधे अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। चलिए, तो पोषण एवं स्वास्थ्य आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके अन्य सभी मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव हैं। कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है तो कौन सा इसमें से उसका प्रतिकूल प्रभाव है जो गलत इफेक्ट डालेगा हमारी बॉडी पर। उच्च कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज अनियमितता, अल्प रक्तचाप या फिर हृदय रोग। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये चारों के चारों जो रोग हैं वो मोटापे से होंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा छोड़ करके मोटापे का प्रतिकूल प्रभाव है। आइए आंसर देखते हैं, फिर समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो अल्प रक्तचाप है, जिसे हम लो बीपी कहते हैं, ये मोटापे की वजह से नहीं होता है, मोटापे की वजह से हाई बीपी होता है। कैसे होता है आइए आगे आपको समझाते हैं। देखिए,
तो अल्प रक्तचाप को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव हैं। मोटापे से मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, हृदय रोग जो आपका हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक के बारे में आपको पता ही है, दिमाग में कहीं पर मान लीजिए खून का रक्त जो थक्का जम जाता है, ठीक है ना। गठिया, पैरों में दर्द होने लगता है और कुछ कैंसर जैसे खतरनाक जो खतरे होते हैं उनमें वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल का अर्थ है कि जो आपकी चर्बी होती है, ये चर्बी जब बढ़ जाती है तो मोटापा दिखने लगता है, ठीक है। ऐसे में जो रक्त है, जो रक्त आपकी धमनियों में बह रहा है, वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रक्त जो है तेजी से प्रेशर डालता है धमनियों पर, इसे हम हाई बीपी कहते हैं। और इस प्रेशर की वजह से हार्ट पर परेशानी होती है, हार्ट को जो है नुकसान पहुंचता है, जिससे कि हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वजह मोटापे की वजह से होती हैं। लो बीपी मोटापे की वजह से नहीं होती है, ठीक है, हाई बीपी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संचारी रोग है। संचारी रोग के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। आइए ऑप्शन देखें, मधुमेह, पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं। यह एक संचारी रोग है जो कि हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से फैलता है। बाकी मधुमेह ये आपका संचारी रोग नहीं है, ये मतलब हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। हाई बीपी, अब सामने वाले को हाई बीपी है तो जरूरी नहीं कि आपको भी हाई बीपी हो जाए अगर उसके साथ बैठ रहे हैं, तो ये भी संचारी रोग नहीं है, ठीक है। चलिए आपको काली खांसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए संचारी रोग क्या होता है ये देख लीजिए। तो संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक जलाशय या हवा के माध्यम से अधिक संवेदनशील परपोषी में संचारित होते हैं। यानी कि अगर आप एक जलाशय में नहाने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को काली खांसी है या फिर पर्टुसिस है, तो अगर उसने उस जल को पी करके उसमें थूक दिया और आपने अगर उसको ग्रहण करके थूक दिया, तो ये जो काली खांसी है ये आप में भी संचारित हो जाएगी। या फिर आप उस व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं, उसको छींक आई या उसने खांस लिया, तो उसके माध्यम से भी जो है जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्टुसिस होता क्या है, तो पर्टुसिस को काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है। यह जीवाणु बार्डटेला पर्टुसिस के कारण होता है। जीवाणु का नाम जरूर याद रखिएगा, जीवाणु का नाम कई बार पूछा गया है, नाम है बार्डटेला पर्टुसिस, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमको भी उत्साह मिलता रहे। आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, जिससे कि हम और उत्साहित होकर के आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अतिसार के कारण मृत्यु का सबसे आम कारक क्या होता है। यानी अतिसार नामक जो रोग होता है उसके कारण मृत्यु क्यों हो जाती है। ऑप्शन ए है, पेट में दर्द होता है, सुस्ती रहती है, उल्टी होती है, या फिर निर्जलीकरण जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। कौन सा ऐसा कारक है जिसकी वजह से मृत्यु तक हो जाती है अतिसार में। आइए ऑप्शन देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, निर्जलीकरण। अब ये अतिसार क्या होता है, अतिसार का अर्थ है दस्त लगना। देखिए तो अतिसार एक पाचन विकार है जिसमें एक व्यक्ति को अधिक बार ढीले जल में मलत्याग करना होता है। यानी कि इसको दस्त कह सकते हैं। दस्त लगातार होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर का पानी है, ये शरीर का पूरा पानी निकल जाता है और डिहाइड्रेशन शरीर में हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको एक और जानकारी दें कि सब लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। तो जैसे हम कोई नई पीडीएफ अगर तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ की नई पीडीएफ तैयार करते हैं, तो आपको वीडियो में ही बता दिया जाएगा कि पीडीएफ तैयार हो गई है। जिन लोगों ने 128 रुपये का पेमेंट करके हमसे नोट्स लिए हैं, वो लोग ये नई पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ होगी, जो नई पीडीएफ बनेगी, वो केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 128 रुपये का पेमेंट करके हमसे नोट्स लिए होंगे। उनको बीच बीच में हम अलग अलग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए जब हम आपको बताएंगे तो आप मैसेज जैसे ही करेंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड खुल करके हमारे सामने आ जाएगा कि आपने कौन सी पीडीएफ ली है, कितने पैसे पे किए हैं। इसीलिए आपसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाता है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपके नाम के साथ में रिकॉर्ड में सेव कर दिया जाता है। जैसे ही आप कोई मैसेज करेंगे तो आपका पूरा डिटेल खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। उन्हीं लोगों को जो है हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जिनने 128 या जब ऑफर में 108 रुपये का मिल रहा था, 1 जनवरी को जब ऑफर था, जिन लोगों ने 108 या फिर 128 के नोट्स ये लिए होंगे कंप्लीट चारों सब्जेक्ट के, उनको जो है हम अलग जो नई पीडीएफ बनाएंगे वो हम उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी भी आप ये नोट्स ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण होने वाला
कौन सा रोग है, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण हो जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मरासमस, रिकेट्स, बेरी या फिर बल्क त्वचा। कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण होता है, यानी प्रोटीन की भी आपकी कमी हो जाए और कैलोरी भी कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो मैरास्मस नामक जो रोग होता है वो प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है। देखिए, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के परिणाम स्वरूप क्वाशियोरकर और मैरास्मस हो जाता है। ठीक है, ये दो रोग जो हैं वो प्रोटीन कैलोरी की कमी से होते हैं। पहला है मैरास्मस, दूसरा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या है, आइए देखते हैं। क्वाशियोरकर एक तीव्र गंभीर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की हड्डी और बालों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, अगर किसी को क्वाशियोरकर हो गया तो बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और शरीर की हड्डी में कमजोरी रहती है। मेरास्मस क्या है, इसी क्वाशियोरकर जब गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो वह मेरास्मस का जो है स्थान ले लेता है। ठीक है, तो जो मेरास्मस है वो क्वाशियोकर का ही विस्तृत रूप है। एक गंभीरता जब क्वाशियोकर की हो जाती है तो वो आगे चलकर मेरास्मस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एकीकृत बाल विकास सेवा जिसे हम आईसीडीएस कहते हैं, किसके द्वारा ये केंद्र चलाया जाता है? आईसीडीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमने दे रखी है पीडीएफ नोट्स में। आईसीडीएस क्या है, ड्वाक्रा क्या है, महिला संरक्षण आयोग क्या है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में। ठीक है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने आपका पीडीएफ बनाया है। चलिए, तो ये जो आईसीडीएस है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सहायक नर्स प्रसविका जिसे हम एएनएम कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स जिसे हम पीएनएम कहते हैं, या फिर दाई के द्वारा चालू किया जाता है, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। किसके द्वारा आईसीडीएस को मैनेज किया जाता है? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपके गाँव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनके द्वारा ये आईसीडीएस सेवाएँ दी जाती हैं। देखिए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आईसीडीएस सेवाएं छोटे बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और पूर्व स्कूली शिक्षा जैसी एकीकृत पैकेज सेवाएं प्रदान करती हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे तो आंगनवाड़ी केंद्र में उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, जिसमें आपको एक थैला दिया जाता है, उस पर लिखा रहता है आंगनवाड़ी के द्वारा मतलब दिया गया, आईसीडीएस के द्वारा दिया गया। इसमें क्या रहता है, पूरक पोषण रहता है, स्वास्थ्य देखभाल की सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा जैसे आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है यानी 5 साल से कम होता है तो उसको आंगनवाड़ी में पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। थोड़ी बहुत शिक्षा वो लोग देते हैं, बैठाए रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका बालक जो है वो अन्य बालकों के साथ में मिल करके उनमें घुल मिल जाता है, जिससे कि आगे चल के वो स्कूल से कभी भी डरता नहीं है और स्कूल में भी पढ़ने वो जाने लगता है। ठीक है, इसलिए ये आईसीडीएस नामक सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। किसके द्वारा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, जो कि आपकी वैकेंसी अभी इसमें निकली हुई है। जो सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने डिटेल में पीडीएफ नोट्स में जानकारी दी है कि कौन सी योजना कब शुरू की गई, कब समाप्त की गई, क्या उद्देश्य थे, कितनी लक्ष्य प्राप्ति हुई, क्या क्या उसकी विशेषता थी, ये सब कुछ डिटेल में आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। तो बताइए 12वीं कब समाप्त हुई थी? 2016 में, 2015 में, 2018, 2017 में। अब जिन लोगों ने पीडीएफ ली होंगी, जो लोग पढ़ करके आए होंगे, वो तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि सर 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। देखिए, तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली। इसके बाद में नीति आयोग बन गया और उन्होंने जो है अपने हिसाब से काम करना चालू कर दिया। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसको योजना आयोग के द्वारा जो है मैनेज किया जाता था। योजना आयोग के बारे में पूरा बता चुके हैं पीडीएफ में भी, और इससे पहली वाली वीडियो में भी योजना आयोग के बारे में आपको बता चुके हैं। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। इसे तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। किसको? 12वीं पंचवर्षीय योजना को। इसका उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, उद्देश्य भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? अगर कोई बालक 5 वर्ष से कम एज का है तो पोषण के लिए उसका क्या महत्व है? बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास के लिए। बच्चा जंक फूड नहीं खा सकता इसलिए हम उसको पोषण देते हैं। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, यह माँ पर निर्भर करता है। बताइए पोषण का क्या उद्देश्य है 5 वर्ष के बालक के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बच्चे के तेजी से वृद्धि और विकास के लिए पोषण उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आईसीडीएस पैकेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए,
तो बच्चे के बढ़ने और विकास करने के वर्षों में स्वस्थ पौष्टिक आहार एक आवश्यक घटक होता है। जब बच्चा वृद्धि करता है, शुरुआत के जो 5 वर्ष होते हैं वो बालक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में बालक या बालिका तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उनका माइंड तेज़ी से डेवलप होता है। तो ये शुरू के 5 वर्ष जितना आप ध्यान दे लेंगे अपने बालक पर, जितना पौष्टिक आहार उसको देंगे, उतना ज़्यादा आगे वो ज़िंदगी में उसके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो यह स्वस्थ रहने, बचपन से ही खाने की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए बच्चों में एक मजबूत नींव बनाने में मदद करता है, क्योंकि लगातार आपको अच्छा सा पोषण अगर बालक को आपके द्वारा दिया जाएगा तो बालक आपका हर चीज़ खाएगा। अभी कुछ बच्चे देखते हैं कि नहीं, हमें भिंडी की सब्जी नहीं खानी है, नहीं हमें लौकी की सब्जी नहीं खानी है, क्योंकि उन्हें बचपन से दी ही नहीं गई है। उन्हें ये लगता है ये सारी चीज़ें बेकार हैं। लेकिन जो भी माता पिता 5 वर्ष के आसपास अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें, हरी सब्जियां खिलाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी आदत बन जाती है। फिर वो हरी सब्जियां जरूर खाएंगे, सलाद जरूर खाएंगे, फालतू के जंक फूड नहीं खाएंगे। उनको डराइए कि जंक फूड खाने से बेटा ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कुछ भी करके उनको डराइए, जिससे कि वो जंक फूड से दूर रहें। और जो है, अगर जितना भी जंक फूड से आपका बालक दूर रहेगा, उतना बालक आपका जो है स्वस्थ और खुश रहेगा। ठीक है, अब ये बालक की फ़ोटो बना दी है, ठीक है, पता नहीं कैसी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आयरन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी बालक में, किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, विकास में मंदता आ जाएगी, समझौता प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो जाएगी, या फिर मानसिक बाधा आएगी? आइए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शारीरिक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी अगर आयरन की कमी किसी व्यक्ति, किसी माता या फिर किसी बालक के अंदर हो जाती है। देखिए, तो आयरन की कमी से सबसे पहला जो रोग है वो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का अर्थ है कि खून की कमी, किसी में भी खून की कमी हो जाएगी अगर आयरन आपने सही ढंग से नहीं लिया, जिसका अर्थ है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आपके ऊतकों पर उतनी ऑक्सीजन नहीं ले जा सकेंगी जितनी की आवश्यकता होती है। अगर ब्लड कम रहेगा, ब्लड में ही आपकी आरबीसी रहती, जानते हैं, रेड ब्लड जो कार्पल्स होती हैं वो ब्लड के अंदर रहती हैं। जब आरबीसी आपकी कम हो जाएगी, आरबीसी ही ऑक्सीजन ले जाती है सभी के पास में, हृदय के पास में ऑक्सीजन पहुंचाती है, मतलब जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। माइंड को ऑक्सीजन कौन देता है? ये आरबीसी की मदद से ही ऑक्सीजन पहुंचता है। लेकिन आरबीसी आपके शरीर में कम हो गई, ऐसे में जो आपका ऑक्सीजन है वो ऊतकों के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मानसिक मंदता हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और शरीर की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक सकती है। इस वजह से आयरन की कमी कभी भी नहीं होने देना है। सर, आयरन की पूर्ति कैसी होगी? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं को सरकार के द्वारा आयरन की गोलियां दी जाती हैं, वो गोलियां जरूर खाना चाहिए। बाकी प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? तो आप पालक खा सकते हैं, ठीक है ना, पालक खा सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। इन सब से आपको आयरन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आयरन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि अगर आयरन नहीं खाएंगे तो शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? समझ लिया आपने, क्योंकि सबके पास में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारा शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रोहन रोग के लिए एक रोगी के चिकित्सा नर्स कैसा आहार, मतलब कि ये आपसे ये कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति क्रोहन रोग से ग्रसित है, ठीक है, तो वह एक रोगी हो गया, तो जो चिकित्सा नर्स होती हैं वो कैसा आहार लेने की सलाह देती हैं अगर कोई व्यक्ति क्रोहन रोग से ग्रसित है? आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन है फाइबर में समृद्ध और प्रोटीन में कैलोरी में निम्न, यानी कि फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन और कैलोरी कम होनी चाहिए, क्या ऐसा भोजन दिया जाता है? या फिर पोटेशियम में समृद्ध, यानी कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या फिर फाइबर में निम्न, यानी फाइबर कम हो, प्रोटीन और कैलोरी ज़्यादा हो, या फिर पोटेशियम कम हो? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्रोहन रोग के लिए जो रोगी है उसको दिया जाता है भोजन में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो क्रोहन रोग है। क्रोहन रोग क्या होता है अभी आगे आपको बताएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्रोहन रोग के रोगी को फाइबर नहीं देना चाहिए, फाइबर कम देना चाहिए, प्रोटीन और कैलोरी वाला भोजन ज़्यादा देना चाहिए। देखिए क्या होता है क्रोहन रोग। तो क्रोहन रोग एक प्रकार का आंत रोग सूजन, यानी कि आईबीडी है। जब आंतों में सूजन आ जाती है तो हम इसे क्रोहन रोग कहते हैं। अब ऐसे में अगर आप उसे फाइबर ज़्यादा देंगी तो आंतों पर ज़्यादा काम करने का जो है दबाव पड़ेगा, और आंतें ऑलरेडी पहले से ही सूजी हुई हैं, अब उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए फाइबर नहीं देना चाहिए, प्रोटीन और कैलोरी से समृद्ध भोजन देना चाहिए। यह आपके पाचन तंत्र की सूजन का कारण बनता है, जिससे पेट में दर्द, गंभीर दस्त, थकान, वजन कम होना या फिर कुपोषण, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्रोहन रोग की वजह से। तो ये आंत का रोग है क्रोहन रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई सारी चीज़ें समझ में अगर आपके आ रही हैं तो सभी बहनों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी जो भी आपकी बहन हैं या जो भी लोग हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
ठीक है ना, आपकी दीदी हैं, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सबके पास में शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर आपको दबा लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम आपसे फैक्ट वाले प्रश्न जरूर पूछेंगे और इन सब को हमने जो है पीडीएफ नोट्स में कवर किया है। 2014 में, 2008 में, 2012, 2010 कब जो है शुरू किया गया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट देख लीजिए। तो भारत सरकार ने 7 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम नामक भारत का पहला किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया। तो ये भी पूछ सकते हैं भारत का पहला किशोर स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है वो कौन सा है? तो वो आपका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ठीक है, पहला स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या मुख्य सिद्धांत किशोर की भागीदारी और नेतृत्व समानता, समावेशी लैंगिक समानता, अन्य क्षेत्र या फिर हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी है। यानी कि जो भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें किशोरों का भी योगदान होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि उचित स्वच्छता बनाई रखी जाए तो निम्न में से किस रोग से बचा जा सकता है? अगर आप साफ सफाई अच्छे से रखते हैं तो कौन सा ऐसा रोग है जिससे हम बच सकते हैं? एथलीट फुट और क्वाशियोरकर, दस्त और एनीमिया, एथलीट फुट और जूं, दाद और अस्थमा। किससे बच सकते हैं अगर हम अच्छे से स्वच्छता बनाए रखें? तो दोनों में बचना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलीट फुट और जूं नामक जो आपकी एथलीट फुट और जूं नामक जो बीमारी होती है इससे आप बच सकते हैं अगर उचित स्वच्छता बनाए रखेंगे। ठीक है, क्वाशियोरकर अभी ऊपर पढ़ा कर के आ रहे हैं, विटामिन डी प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वाशियोरकर हो जाएगा। ठीक है ना, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दाद से है लेकिन अस्थमा का स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के दोनों ऑप्शन जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिलेंगे। देखिए, तो अच्छी जो स्वच्छता है वो बीमारियों से बचाती है। एथलीट फुट क्या है ये देख लीजिए। तो एथलीट फुट एक फंगल संक्रमण होता है जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में शुरू होता है। तो पैरों की उंगलियों की जो ये पैर बना दीजिए। ठीक है, ये पैर बन गया, देख लीजिए जैसा ही बन रहा है। ड्राइंग अपनी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये उंगलियां बन गई। तो पैरों की उंगलियों के बीच में जब खुजली होने लगती है इसको हम एथलीट फुट नामक बीमारी कहते हैं। और स्वच्छता अगर आप बनाए रखेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। जूं तो जानते हैं, जुएं पड़ जाते हैं सर में। तो जूं छोटे पंखहीन परजीवी कीड़े हैं, इनके पंख नहीं होते हैं, जो मानव रक्त पर पोषण करते हैं और वो आपके सर में रह करके आपका खून पीते हैं। ठीक है ना, और आपके ही सर में रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बीमारियां नहीं होंगी अगर आप स्वच्छता अच्छे से बनाए रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोटा वायरस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग क्या है? यानी कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो कैसे व्यक्ति को दी जाती है, मतलब किस तरह से आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है रोटा वायरस वैक्सीन का? आइए आंसर देखें। अंतःपेशी ऊतक है, त्वचा के ऊपर लगा करके देते हैं या फिर त्वचा के अंदर इंजेक्शन के द्वारा देते हैं या फिर मुंह से देते हैं? कैसे देते हैं इस वैक्सीन को? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि मुख मार्ग से मुंह के द्वारा रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। देखिए, तो रोटा वैक्सीन से गंभीर अतिसार का इलाज किया जाता है। अतिसार का मतलब समझे? अतिसार का अर्थ है दस्त की बीमारी। ठीक है, यह साबित हो गया है कि यह वैक्सीन बच्चों में होने वाले गंभीर अतिसार के 30% मामलों को रोक सकती है। यानी कि बच्चों में सबसे ज़्यादा दस्त होता है, आपको पता है। फिर ORS घोल वगैरह दिया जाता है, इसके बारे में बता रखा है हमने PDF में। ठीक है ना, तो ये अतिसार को कम करता है जो रोटा वैक्सीन दी जाती है, 30% तक अतिसार को कम कर देता है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सी एक संक्रमणीय बीमारी है? संक्रमणीय बीमारी वही हो गया संचारी रोग, यानी कि जो हवा में फैलती है, जल से फैलती है, छूने से फैलती है। कौन सी है ऐसी? सूखा रोग, हैजा, रिकेट्स या फिर स्कर्वी? कौन सी बीमारी है जो संक्रमणीय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। यानी कि जो हैजा नामक बीमारी है वह एक संक्रमणीय बीमारी है जो कि आप कह सकते हैं छुआछूत वाली बीमारी है। ये छुआछूत से और आपका कह सकते हैं हवा से, सांस लेने से, छींकने से यह फैलती है। देखिए, तो हैजा एक संक्रमणीय बीमारी है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित माल से, संक्रमित भोजन से पानी में विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया द्वारा प्रवेश करता है। कुल मिलाकर के आपसे यह कह रहा है ये जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से ये हैजा होती है। इसे हम कालरा भी कहते हैं कभी कभी। ठीक ना, तो जो कोलेरा है वो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है? अगर कोई मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति है, उसके संपर्क में अगर आप आएंगे, उसके साथ में भोजन करेंगे, उसका जूठा पानी पिएंगे, तो ये कोलेरा नामक जो बीमारी जिसे हम हैजा कहते हैं यह आपको हो सकती है। यह एक संक्रमणीय बीमारी है, छुआछूत की यह बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम निम्न में से किस टीके के कारण होता है? तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो किस टीके की वजह से होता है? आइए देखते हैं, कंठमाल से, टिटनिस से, सॉल्क से या फिर खसरा से। तो सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खसरा का जो टीका है उसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। देखिए अब ये होता क्या है देख लेते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जिसे हम टीएसएस कहते हैं, दो विशेष प्रकार के जीवाणु ग्रुप, एक तो आपका स्पेक्ट्रोकोकस होता है, ठीक है, दूसरा आपका स्टेफिलोकोकस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस द्वारा स्त्रावित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाला एक गंभीर जीवन घातक रोग है जिसे हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और जब आप खसरे का टीका लगवा लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रोग है जो खसरे की टीके से हमारी रक्षा कर सकता है। तो मतलब खसरे के टीका लगाने पर हमारी रक्षा हो सकती है, तो आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। दो प्रकार का होता है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कैल्शियम किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? आपको कैल्शियम क्यों लेना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है आपके शरीर में जो कैल्शियम की मदद से बनती है? यकृत के लिए ज़रूरी है, मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है, अस्थियां एवं दांत के लिए ज़रूरी है, या फिर हृदय के लिए ज़रूरी है? किसके लिए कैल्शियम लेना आवश्यक है? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अस्थियों, जिसे हम हड्डी कहते हैं। तो हड्डी एवं दांत के लिए कैल्शियम लेना आवश्यक है। हड्डियां और दांत कैल्शियम के ही बने रहते हैं। देखिए कैल्शियम क्या होता है? तो यह शरीर में खनिजों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो आपके शरीर में मिनरल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की कुल मात्रा 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होती है। ये मात्रा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना 1 से 1.5 किलोग्राम तक यह मात्रा होती है। और इसका 99% तक भाग अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों में मौजूद रहता है। आपकी हड्डियां और दांत जो हैं वो कैल्शियम से ही बने रहती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है 7052547003। इसी पर आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको इस पर बात नहीं करनी है क्योंकि टीम के पास में इतना समय नहीं रहता कि आपसे हेलो हाय कर सके। सीधे आप इस नंबर पर, अगर मान लीजिए आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो इस नंबर पर जाकर के बोलिए सर हमें QR स्कैनर सेंड कर दीजिए, हमें जो है महिला पर्यवेक्षक के नोट्स चाहिए। तो आपको QR सेंड कर दिया जाएगा, उसी पर आप सीधे पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत की तुरंत नोट्स लीजिए। ये सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा रास्ता है नोट्स प्राप्त करने का, ठीक है। तो नोट्स कैसे आ जाएंगे आपको बता दिया। 3 स्टेप में आपके पास नोट्स आने वाले हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद इस पर 128 का पेमेंट कीजिए और उस 128 के पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ऐसा ही कल 10 से 15 लोगों ने किया, तुरंत की तुरंत नोट्स लिए और अपनी पढ़ाई में लग गए। फालतू की बकवास करने का टाइम ना आप लोगों के पास में है ना हमारे पास में है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कुछ फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मैथ के मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, साइंस के NCERT के कुछ नोट्स वहाँ पर डले हुए हैं, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। समय समय पर हम वहाँ पर स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं, ठीक है। तो सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टर्न होगा वो आपका आने वाला है क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगली वीडियो मैनेजमेंट के ऊपर आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।